press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताड़ा साहब, जो कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जबरदस्त नॉलेज रखते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए है कि दुनिया के ऊपर इस वक्त जो है ब्लॉक जो है चेंज हो रहे हैं थोड़े बहुत। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ थोड़े थोड़े खटाई का शिकार हुए। इसी वजह से आपके आर्मी चीफ 2 हफ्ते यहां पे रह के गए हैं। उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हैं। और आपने जिस तरह खुद अभी फरमाया था कि पुतिन साहब ने भारत को कांग्रेचुलेशन कहा है। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया का नक्शा सबसे ज्यादा दुनिया $7 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया को हुआ 2023 में, जिसमें से देखा जाए तो 4 ट्रिलियन कोविड की वजह से था, 2 ट्रिलियन यूक्रेन वार की वजह से और 1 ट्रिलियन अभी तक गाजा की वार की वजह से। तो ये सबसे ज्यादा एक दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है और ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। अगली जो इसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से फोरकास्ट किया है कि 2024 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। उन्होंने इसका मिसाल इस तरह दी है कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका, यहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तादाद के लिहाज से पॉपुलेशन के भारत, वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मजीद इस पे कहा कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव और छोटी जगह ताइवान, उसमें वहां भी जनवरी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी। और दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने पाकिस्तान का नाम चॉइस अब जानबूझ के इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे इलेक्शन से पहले आपके रिजल्ट आ चुके हैं, इलेक्शन से पहले ही कैबिनेट भी बनना शुरू हो चुकी है। मैंने इसीलिए उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। दूसरी चीज जो इकोनॉमिस्ट ने कही है वो उन्होंने कहा कि ड्रोन जो है, ड्रोन का इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा। इस वक्त जंगों में तो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल साइड पे और कमर्शियल साइड पे इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। 2024 के अंदर उड़ने वाली गाड़ियों का ड्रोन्स, इस तरह की चीजें आएंगी। इसके बाद टैक्सी सर्विस शुरू होने वाली है और ये 2024 में होगा। तीसरी चीज उन्होंने प्रेडिक्ट की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो भी मजीद बढ़ेगा और उसके रूल्स रेगुलेशंस हमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ताकतवर इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। वहां उन्होंने एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है जिसका नाम द गॉस्पेल है। वो तकरीबन 300 से 350 टारगेट डेली बेसिस पे तैयार करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और उससे वो निशाना बनाते हैं और लोग वो जिस तरीके से वो अपना इस्तेमाल करें। चौथी चीज उन्होंने कहा है कि माहौलियात, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि 2023 जो था 12 महीने गर्म तरीन थे, 1.3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था। इसी तरीके से 2024 को भी गर्म साल जो है वो बताया जा रहा है और बिलखसूस उन्होंने उसमें टारगेट किया है कि इस वक्त दुनिया को तकरीबन $14 मिलियन पर घंटा ये दुनिया का टेम्परेचर बढ़ना जो है दुनिया को कास कर रहा है। तो इस पर तवज्जो दी जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इस वक्त ज्यादातर चीजें पैकिंग होकर घर होम डिलीवरी हो रही हैं, चीजें अमेज़न डिलीवर कर, तो स्मार्ट पैकिंग पे तवज्जो दी जाएगी। 5वां पॉइंट उन्होंने जो सबसे ज्यादा कहा है कि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी पे अपनी पे दुनिया के ऊपर जो एक सोल सुपर पावर का टाइटल लूज कर रहा है। चाइना और रशिया का जो इत्तेहाद है वो उनकी कोशिश होगी कि ब्रिक्स जो है उसको एक्सपेंड किया जाए। इस वक्त ब्रिक्स की इकॉनमी अगर टोटल की जाए तो वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा है जीडीपी के लिहाज से। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि उसको एक्सपेंड किया जाए और उसके जरिए अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में खत्म किया जाए। उनकी नजर में आईएमएफ जो है वो गरीब मुल्क जिस तरह के पाकिस्तान है उनको पैसे देकर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो वो उसके मुकाबले पे आना चाहते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये वाकई उनकी बात ठीक है। अमेरिका हैज लॉस्ट देयर टाइटल बीइंग सुपर पावर। जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह बीजिंग में हुई थी,
आपने देखा होगा कि यूक्रेन की बातें टर्की में होती हैं और इस वक्त गाजा की बातें सारी की सारी कतर में हो रही हैं। जो पहले चीजें कैंप डेविड में होती थी, आजकल वो कैंप डेविड में नहीं हो रही। इन्होंने दुकान बंद कर दी है, इनकी तवज्जो किसी और चीज पर है। उनकी अमेरिका इज लूजिंग द ग्रिप इन एवरी फील्ड। इनके अपने इंटरनल इंतशार इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी इज राइजिंग, लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि अब इस डेमोक्रेट पार्टी को पता है कि अगर इलेक्शन फेयर कराए जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उनको बैलेट से, उनका नाम बैलेट से हटाए जाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। और कर कौन रहे हैं? उनको हम यहां पे कहते हैं अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी अब कह सकते हैं। तकरीबन 30 स्टेटें हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट ले रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम इलेक्शन बैलेट पे ना आ सके। तो ये एक जमहूरियत की एक तजलील है। और मेरे ख्याल में भी, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस चौधरी साहब देख रहा हूं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन मुसलसल, और अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। एस्टेब्लिशमेंट जो है हर मुल्क के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया के हर कंट्री के अंदर उनकी ग्रिप जो है वो बढ़ती जा रही है। करप्शन जोरों पर है, कमीशन लेना जोरों पर है। एवरेज जो जनरल मैसेज हैं, जिनको आप वोटर्स कह रहे हैं, टैक्स पेयर कह रहे हैं, वो उनका नुकसान है। और यही एक दुनिया का अलमिया है कि हम डेमोक्रेसी को रिफॉर्म नहीं कर पाए टाइमली फैशन पे, या कोई ऐसा नया सिस्टम इजाद नहीं कर पाए जिसके जरिए सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आज आप देख लें इसराइल के अंदर जो हो रहा है, तकरीबन 2000 लोग डेली बेसिस पे मारे जा रहे हैं। 1.9 बिलियन मुसलमान जो है वो एक इबरत का निशान बन चुके हैं। आखिर में ये कहूंगा, पाकिस्तान के हवाले से आपने कहा था, मेरे जहन में एक दो इशार हैं, अगर आप इजाजत दें जी तो जी। मैं वो अर्ज करना चाहूंगा। मेरे एक फेवरेट पोएट है पाकिस्तान में, जिनको कहा जाता है जॉन एलिया। पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो एक शेर है वो बड़ा मुझे बार बार मेरे जहन में गुजरता है। वो कहते हैं, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह करके मलाल भी नहीं। तो ये हमारे हालात हैं कि हमने अपना मुल्क 76 साल में जला के राख कर दिया है, लेकिन मिलाल मलाल नहीं तक है। नहीं। हमारा कोई फ्यूचर नहीं। वेट कर सकता हूं कि आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया था, एक धोखा दिया गया है लोगों को भारत से बुला के, इसके बंटवारा करके आपने उनके साथ धोखा किया है। आज भी आप उनको महाजरीन कहते हैं, आज भी आप उनको सेकंड क्लास सिटीजन कहते हैं। और आपने जो एक कायदे आजम का ख्वाब था, आज एक मिनट के लिए सोचें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज अगर जिंदा होते तो वो क्या करते? आपने इस पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया 76 सालों में? शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सर, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, बहुत सी चीजें मेरे लिए सीखने वाली थी, देखने वालों के लिए सीखने वाली थी, लेकिन दो तीन सवाल मेरे माइंड में। एक तो आपने बोला कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे एस्टेब्लिशमेंट जो सी है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है। इस तरीके से क्या कहेंगे, पाकिस्तान में तो जो चीजें हैं सबके सामने हैं। आपने अमेरिका की बात बताई, वहां पे भी। इंडिया में हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल देखने को मिलती नहीं है, दूर दूर तक मुझे ये चीज नहीं नजर आती कि वहां पे एस्टेब्लिशमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट करती है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और एक दो क्वेश्चन और है वो मैं आपसे करूंगा। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त भारत के अंदर, मैं बिल्कुल, मैं आपको हमेशा कहा है, भारत के अंदर मैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहूंगा। चौधरी साहब, डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं सक्सेसफुल होती है जहां पे लोगों को पता हो कि ये डेमोक्रेसी लेजिस्लेशन है क्या, वोट की वैल्यू क्या है। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना चाहता हूं कि मुसलसल वहां पे ये सिस्टम चलता रहा है, मुसलसल चलता रहा है। इलेक्शन होते हैं जैसे भी हो, चाहे वो जाली हो असली हो जैसे हो, बार बार जब ये चीजें होती हैं तो फिर वो रिफाइंड हो जाती है। मैं उसमें जमहूरियत की कामयाबी का एक उसको सराहूंगा। हो जाहिर करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन जिबिलत का ये ह्यूमन नेचर है कि जो करप्शन होती है, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करप्शन करता है। पंजाब की मिसाल ले लें, आम पार्टी आ गई, अब बीजेपी नहीं रोक सकी उसको, अब आगे आएंगे तो रोकेंगे चलेंगे। अब मैं जो बात करना चाहूंगा कि उनकी तरक्की का सीक्रेट क्या है, वहां भी एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रांग है, और इस वक्त मोदी साहब की ग्रिप है एस्टेब्लिशमेंट पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं, मुल्क की तरक्की का सीक्रेट क्या है। वहां पे बीजेपी है, पहले वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रही हैं, मखलूत गवर्नमेंट्स आती थी जिसमें कांग्रेस आती थी, वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाते थे। दुनिया में जहां भी जमहूरियत, जहां एक मखलूत गवर्नमेंट होगी वहां कुछ भी तरक्की नहीं होगी। मैं उसकी मिसाल आज अमेरिका की दूंगा। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट है, सेनेट के अंदर रिपब्लिकन है, कुछ भी नहीं हो रहा है बिल्कुल।
प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही वो है ही नहीं इस काबिल के वो मुल्क को लीड कर सके। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजोरिटी लेकर आई, और उन्होंने फिर और उसको चाहे उनके ऊपर हिंदुत्व का इल्जाम हो चाहे कुछ भी हो, मैं बल्कि ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में मेजोरिटी किन की है, हिंदुओं की है, तो जाहिर है वो उनको उनके लिए वो पॉपुलर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मैं मेरे सामने ग्रो हुए हैं वो। ही वाज अ डीसीएम इन वॉशिंगटन डीसी, ही वाज एन एम्बेसडर, ही वाज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाई है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और साजिद ताड़ा साहब का ये पॉजिटिव एनालिसिस और उनके व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे कि आपने देखा, ताड़ा साहब ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है, जिसमें आपने देखा कि भारत के विदेश मंत्री हाल ही में रशिया के दौरे पे थे, जहां पे जयशंकर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत की और खासकर इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त न्यूक्लियर डील हुई है, जिसे देख के पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। खासकर इस साल 2024 में भारत और अमेरिका यानी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे ताड़ा साहब ने बात की, 2024 में बहुत कुछ नए बदलाव आने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा हलचल रहेगी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।